हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना भाई पुष्पेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोजगार 100% में। और पिछली क्लास में हमने कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा की बात की थी, और आज कुछ भारत के महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आए हैं जिनका जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है, जहां से क्वेश्चन कई बार बने भी हैं और आगे बनते भी रहेंगे। तो बिना देरी करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। भारत के महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहला तथ्य है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने संघ राज्य हैं। तो भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य हैं। दोबारा सुन लेते हैं। भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य हैं, यानी यूटी केंद्र शासित प्रदेश, यूटी यूनियन टेरिटरी, इनका प्रशासन सीधे सीधे केंद्र सरकार चलाती है, 2 राज्यों को छोड़कर, एक दिल्ली और एक पांडिचेरी। क्योंकि दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा है तो वहाँ मुख्यमंत्री भी होते हैं और मुख्यमंत्री भी उसका प्रशासन देखते हैं। अन्य जो एक जम्मू कश्मीर भी है, जम्मू कश्मीर और आपका दिल्ली और एक पांडिचेरी। अब 3 राज्यों में विधानसभा है और ये तीनों संघ राज्य हैं, जबकि संघ राज्यों में ज़्यादातर सरकार केंद्र सरकार चलाती है, केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहता है, और जो राज्य हैं वो ज़्यादातर मुख्यमंत्रियों के नियंत्रण में रहते हैं। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री है। आप देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक जो आपने अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय जो विस्तार पढ़ा है वो लगभग 30 डिग्री है। 30 डिग्री ही अक्षांशीय विस्तार है और 30 डिग्री ही देशांतरीय विस्तार है लगभग। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? वो है आपका 382 प्रति व्यक्ति किमी स्क्वायर। मतलब 1 किलोमीटर ऐसे गए, 1 किलोमीटर ऐसे गए और 1 किलोमीटर ऐसे गए और 1 किलोमीटर ऐसे गए। एक बॉक्स बना दिया हमने, 1 किलोमीटर का ये, 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये और 1 किलोमीटर ये। मानो कि ये एक वर्ग है और वर्ग की जो एक भुजा है उसकी जो लंबाई है वो 1 किमी है। तो इतना जो क्षेत्र है इसमें 382 व्यक्ति ही निवास करते हैं। और आप कहेंगे दिल्ली में तो बहुत है। तो ये पूरे भारत का एक औसत है, ये पूरे भारत का औसत है। तो भारत में जनसंख्या घनत्व तो कितना है? 382 व्यक्ति पर किमी स्क्वायर। भारत में लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात का मतलब है कि पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं। तो 943 महिलाएं हैं पर 1000 पुरुष पर। कहने का मतलब ये है कि 57 महिलाएं पुरुषों से कम है 1000 में। 943 महिला और 1000 पुरुष, तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। आप सीधा देखें इसको तो मान सकते हैं कि जो 57 पुरुष हैं उनकी शादी नहीं होगी, क्योंकि महिलाएं इतनी हैं नहीं। 943 1000 में से 943 पुरुषों की ही शादी हो पाएगी, क्योंकि 943 ही महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। बेसिकली इसका मतलब ये है। भारतीय साक्षरता कितनी है? तो साक्षरता 74.04% है। और साक्षरता का मतलब होता है पढ़े लिखे। भारत में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? तो 100 में से 74.04% पढ़े लिखे हैं। और ये हम जो आंकड़ा दे रहे हैं ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ये सभी आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं, ये साक्षरता वाला। और आप ये पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, कितनी जनसंख्या है, कितनी जनजाति हैं, ये सब पढ़ेंगे आप जब जनसंख्या और नगरीकरण वाला चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें कितनी दशकीय वृद्धि है 2001 से 2017 तक, कितनी 2001 से 2011 तक कितनी जनसंख्या वृद्धि रही, ये सब आप पढ़ेंगे जनसंख्या वाले चैप्टर में, जिसमें आपको जनसंख्या पूरी कवर कराई जाएगी। तो यहाँ ये थोड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसलिए आप इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो साक्षरता कितनी है? 74.04। 100 में से 74.04 ही व्यक्ति भारत में पढ़े लिखे हैं। अब भारत में पढ़े लिखे जो हैं वो कैसे पता चले कि कौन साक्षर है और कौन साक्षर नहीं है? हम कैसे बताएंगे कि कौन पढ़ा लिखा है? इसका कोई पैमाना हो कि भाई किसी ने 5वीं पास कर रखी है उसे साक्षर माना जाए, या किसी ने 8वीं पास कर रखी है उसे साक्षर माना जाए? तो इसका एक पैमाना है कि संविधान में हमारी में 22 भाषाएं हैं उल्लेखित।
संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इन 22 भाषाओं में से कोई व्यक्ति यदि इन 22 भाषाओं में साइन कर लेता है किसी एक में, जैसे कोई कोंकणी जानता है तो कोंकणी में साइन कर लेता है, चाहे वो स्कूल उसने कभी नहीं देखा हो, बस वो अपनी एक 22 भाषाओं में से एक भाषा में यदि वो साइन करना जानता है तो वो पढ़ा लिखा है। भारत में पढ़े लिखे की पहचान क्या रहेगी कि संविधान की 22 भाषाओं में से जिसने एक भाषा में अपने साइन कर लिए वो पढ़ा लिखा है। तो भारत में ऐसे पढ़े लिखे 74.04 हैं। इसके ऊपर के अनपढ़ हैं जो अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं। भारत को 6 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। 6 भौगोलिक भाग कैसे, जैसे पर्वत हैं, मैदान हैं, प्रायद्वीप है यानी पठारी भाग है, मरुस्थल है, द्वीप हैं, तटीय मैदान हैं। ऐसे करके भारत को 6 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। भौगोलिक से मतलब है कि प्रकृति ने भारत का निर्माण कैसे किया है। अब जैसे पाकिस्तान और भारत की सीमा रेखा ये व्यक्ति ने तय की है, ये प्रकृति ने तय नहीं की। ये जो प्रकृति ने तय किया है, प्रकृति ने जैसी भारत की संरचना बनाई है तो भूगोलवेत्ताओं ने उसे 6 भागों में बांट दिया है। उसके बाद भारत में पर्वतीय क्षेत्र कितना है, तो भारत का जो मान लेते हैं कि भारत में टोटल 100% जमीन है। ऊंची नीची झील तालाब सब कितने हैं, मान लेते हैं 100% जमीन है, जिसमें से 10.7% पर पर्वतों का विस्तार है, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। उसके बाद जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार भारत में 18.6% है और पठारी क्षेत्र 27.7% है और मैदानी क्षेत्र 43% है। मैदानी क्षेत्र बेसिकली जो गंगा का मैदान है, सतलज का मैदान है और ब्रह्मपुत्र का मैदान है और तटीय मैदान है। एक बार फिर से इन तीनों पॉइंटों को देख लेते हैं। भारत का जो भौगोलिक जो भाग हैं वो 6 भाग हैं। भारत को भूगोलवेत्ताओं ने 6 भागों में बांटा है। भारत की जितनी भी जमीन है उस जमीन पर पर्वत कितने क्षेत्र में हैं, तो 10.7% क्षेत्र को पर्वत घेरे हुए हैं, 18.6% क्षेत्र को पहाड़ी घेरे हुए हैं और 27.7% क्षेत्र को पठारों ने घेर रखा है और 43% पर मैदानी भाग हैं। तो ये बिंदु आपकी समझ में आए होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 28 राज्य हैं भारत में, 8 संघ राज्य हैं। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है और जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किमी स्क्वायर है और लिंगानुपात 943 है 1000 पुरुषों पर। साक्षरता 74.04% है। भारत को 6 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। पर्वतीय क्षेत्र 10.7% क्षेत्र पर है, पहाड़ी क्षेत्र 18.6% क्षेत्र पर है और पठारी क्षेत्र 27.7% क्षेत्र पर है और मैदानी क्षेत्र 43% पर है। ये सभी आपको पढ़ने हैं। आगे आप पर्वत भी पढ़ेंगे, आपको पूरा हिमालय पढ़ना है, अरावली पढ़ना है और जितने भी भारत के महत्वपूर्ण पर्वत है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, सतपुड़ा है, विंध्याचल है, सब पढ़ेंगे आप। आपको पहाड़ी भी पढ़नी है, छोटी छोटी कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है, और आपको पठारी क्षेत्र भी पढ़ना है और आपको मैदानी क्षेत्र भी पढ़ना है। और अब आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपको बताया था कि आप नोट्स साथ ही साथ बनाते चलेंगे, जिससे कि आपको इसको रिवाइज करने में कोई परेशानी न हो। इसके महत्वपूर्ण 2-3 बिंदु और हैं जिनको देख लेते हैं। जैसे भारत का जो एक सवाल आता है कि भारत जो है, हमें पता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का जो समय है वो मापा जाता है। अब हमने देखा था पिछली क्लास में कि ये जो समय है ये मापा जा रहा है तुम्हारा 82.5 डिग्री, और ये कहाँ है, नैनी से। और ये नैनी कहाँ है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और हमें पता है कि 5.5 घंटे आगे है। जब हम 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो समय बढ़ता जाता है और पश्चिम की तरफ जाते हैं तो घटता जाता है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि मानो कि भारत का अरुणाचल का
पूर्वी बिंदु यहाँ है किबिथु, और पश्चिमी बिंदु गौर माता यहाँ है, और नैनी बीच में है। यहाँ ले लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं कि ये किबिथु है पूर्वी बिंदु, और ये गौर माता है पश्चिमी बिंदु। अब नैनी यहाँ है, तो इधर जाएंगे तो समय बढ़ेगा और इधर जाएंगे तो समय कम होगा। तो किबिथु और गौर माता, इन दोनों के समय का जो अंतर है, इन दोनों के समय का जो अंतर है वो लगभग 2 घंटे है, वो लगभग 2 घंटे है। तो सवाल ये बनता है कि भारत के मानक समय में अधिकतम कितना अंतर है, तो 2 घंटे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जब 7 बजे सूर्य, मानो यहाँ 7 बजे सूर्य उदय हो रहा है, तो गौर माता में सूर्य 9 बजे उदय होगा। सुबह 7 बजे यदि अरुणाचल के किबिथु में सूर्य दिखाई दे रहा है, तो गौर माता में 9 बजे दिखाई देगा। ये पॉइंट उसमें छूट गया था, इसीलिए यहाँ बता दे रहे हैं कि भारत के जो किबिथु और गौर माता में कितने समय का अंतर है, तो 2 घंटे का। वो कुछ राज्यों के नाम भी दे सकता है, अरुणाचल और गुजरात के समय में कितना अंतर है, 2 घंटे का। भारत के मानक समय में कितना अंतर है, 2 घंटे का। तो ये पॉइंट रह गया था, इसलिए यहाँ को आपको ये बता दिया गया है। और 2 बातें हैं जिनको और जानते चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में है, यूपी के बारे में, यहाँ से कई बार ये सवाल बने भी हैं। एक सवाल बनता है कि भारत में सर्वाधिक राज्यों से कौन सा राज्य है जो सीमा रेखा साझा करता है, तो यूपी। यूपी एक ऐसा राज्य है जो 8 राज्यों से और 1 संघ राज्य से सीमा साझा करता है। तो राज्य कौन कौन से हैं, राज्य चलते हैं एक साइड से। बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। बिहार से नीचे आएंगे झारखंड, झारखंड से उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। झारखंड से नीचे आएंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ से नीचे आएंगे एमपी, मध्य प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश से ऐसे घूम के जाएंगे राजस्थान, राजस्थान से सीमा साझा करता है। राजस्थान से ऊपर जाएंगे हरियाणा, हरियाणा से अपनी सीमा साझा करता है। और हरियाणा से ऊपर जाएंगे तो हिमाचल, हिमाचल से अपनी सीमा साझा करता है। और हिमाचल से ऊपर जाएंगे तो उत्तराखंड, साइड में नीचे आएंगे तो उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड से अपनी सीमा रेखा साझा करता है। और संघ राज्यों में है दिल्ली, दिल्ली से अपनी सीमा रेखा साझा करता है। तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 8 राज्यों से और 1 संघ राज्य से अपनी सीमा रेखा साझा करता है। बेसिकली ये नेपाल से भी करता है, लेकिन हम भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत में कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। कौन कौन से हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड। अब इसमें 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है, तो एमपी के साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीमा साझा करता है। और सबसे कम पूछे तो थोड़ी सी साझा करता है हिमाचल के साथ, सबसे कम। तो उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा सबसे कम किसके साथ मिलती है, हिमाचल के साथ, और सर्वाधिक किसके साथ मिलती है, एमपी के साथ। ऐसे ही बढ़ते चलेंगे। एक यूपी का एक जिला है सोनभद्र, सोनभद्र, ये यूपी का जिला है, उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है ये सोनभद्र। और सोनभद्र जो है ये भारत, उसका बेसिकली भारत का ही कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा रेखा साझा करता है। तो सोनभद्र की जो सीमा है वो बिहार से मिलती है, बिहार के बाद ये झारखंड से मिलती है,
झारखंड के बाद ये छत्तीसगढ़ से मिलती है, छत्तीसगढ़ के बाद ये एमपी से मिलती है। तो जो सोनभद्र है, जो आप पढ़ते होंगे रिहंद बांध, तो जो रिहंद बांध है और जो रिहंद बांध है रिहंद नदी पर, वो सोनभद्र जिले में ही है, जहाँ पर मानव ने कृत्रिम झील बनाई है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो यही है सोनभद्र में। और सोनभद्र की सीमा मिलती है 4 राज्यों से, बिहार से, झारखंड से और छत्तीसगढ़ से और एमपी से। तो ये बेसिकली उत्तर प्रदेश के बारे में ये 2 बातें हैं जहाँ से सवाल बन गए हैं कई बार। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 8 राज्य और 1 संघराज्य से सीमा साझा करता है, संघराज्य दिल्ली, और राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड। एमपी से सर्वाधिक सीमा रेखा है और हिमाचल से सबसे कम है। और जो सोनभद्र है उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से मिलती है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी। और एक बिंदु यहाँ हम थोड़ा राजस्थान के बारे में जानेंगे, क्योंकि वहाँ से भी कई बार सवाल बने हैं, तो उसको भी आप देखते चलिए साथ ही साथ। राजस्थान जो है, राजस्थान की जो सीमा है वो दिल्ली से नहीं लगती, दिल्ली से नहीं मिलती है। राजस्थान की सीमा रेखा दिल्ली से नहीं मिलती, लेकिन जो दिल्ली, जो हमारा एनसीआर क्षेत्र है, एनसीआर, जो इसको ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसी को कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो जो राजस्थान है इसकी सीमा रेखा दिल्ली से नहीं मिलती, लेकिन फिर भी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, एनसीआर है, इसमें राजस्थान के 2 जिलों को सम्मिलित किया गया है। एनसीआर में सीमा नहीं मिलती, लेकिन इसमें राजस्थान के 2 जिले हैं, एक है अलवर और एक है भरतपुर। इनको एनसीआर में शामिल किया गया है। आप ध्यान रखेंगे, इनको एनसीआर में शामिल किया गया है। तो राजस्थान की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अलवर और भरतपुर, जो राजस्थान के 2 जिले हैं, इनको एनसीआर में शामिल किया गया है। इसी के साथ हम क्लास को यहीं स्टॉप देते हैं। और यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकें उतना ज़्यादा आप शेयर करें। धन्यवाद।